अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले ये क्लियर करते कि आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है, देन मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। ओके, नोटेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है जी चैलेंजेस टू सी पैक। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि सिनो पाकिस्तान की क्या क्या रिलेशनशिप है, चाइना का पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का चाइना में क्या इंटरेस्ट है, सी पैक किस तरह एडवांटेज दे सकता है पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान को किस तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए, वो हम लोग ने सब पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे जी चैलेंजेस क्या है सी पैक के। सी पैक बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका मैप देखा जाए तो वेस्ट चाइना से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, देन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बह रही हिंद और आगे वो डिवाइड हो जाएगा। एक वो डिवाइड होगा अरब की तरफ और एक वो डिवाइड हो जाएगा अफ्रीका की तरफ। कौन आ रहा है बार बार इसरार। अच्छा, अब सी पैक पे बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। लाइक अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो ये सवाल किया जाता है कि सी पैक पाकिस्तान की डेप्ट सर्विसिंग रोक देगा। अगर पाकिस्तान का डेप्ट 100% है तो इस बात को आप लोग नोट कर लो, लिख लो। वैसे आप लोगों के नोट्स में जो भी स्टेटिस्टिक्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो अगर पाकिस्तान का जो डेप्ट है वो 100% है तो 5 to 6% सिर्फ और सिर्फ सी पैक का डेप्ट है, ठीक है, और बाकी का 94 to 95% जो डेप्ट है वो मल्टीलेटरल सिक्वेंसेस पर बेस करता है, जैसे कि IMF, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन सब पे बेस करता है। तो जो लोग ये कहते हैं, जो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि सी पैक से पाकिस्तान की डेप्ट सर्विसिंग रुक जाएगी क्योंकि सी पैक एक अलग से बर्डन है पाकिस्तान पे, सी पैक का अलग से हमें डेप्ट पे करना पड़ता है। तो सो सी पैक का जो डेप्ट है दैट इज ओनली 5 to 6% ऑफ टोटल डेप्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये सवाल तो हो गया क्लियर। तो पहला जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस रेज किए हुए हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर सी पैक के थ्रू ट्रेड शुरू हो जाए, ठीक है, और स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स जो इसमें बनेंगे उस पर काम करना शुरू हो जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान को किसी किस्म की डेप्ट सर्विसिंग को फेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब डेप्ट सर्विसिंग जो पाकिस्तान ने पे करनी होती है, कोई प्रॉब्लम उसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हम अपने स्ट्रेट अवे चैलेंजेस पे आते हैं, एक एक चैलेंज में उठाती जाऊंगी। दिस इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको आप लोगों ने याद करना है, स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने याद करनी है। सबसे पहला चैलेंज जो सी पैक को है वो है ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड इम्बैलेंस की बात हो रही थी, ठीक है, ट्रेड का जो बैलेंस है, ठीक है, बिटवीन पाकिस्तान और चाइना, वो भी बेसिकली क्या है जी, इम्बैलेंस है। यानी चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा चीजें कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इशू है कि अगर ये सी पैक आगे आ रहे बढ़ता रहे, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ता चला जाए, ठीक है। ये भी एक चैलेंज है। बहुत से जो ऑपोजिशंस हैं, ठीक है, बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्वेश्चन रेज करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे जैसे सी पैक आगे तरक्की करता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है, जो ट्रेड इम्बैलेंस जोन है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें हम सारे चैलेंजेस तो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इन चैलेंजेस को किस तरह से काउंटर करी है, ठीक है, उसके जो जवाब है वो मैं आप लोगों को साथ साथ ही देती जाऊंगी। वैसे इन पूरे नोट्स के एंड पे सारे वो आंसर्स लिखे हुए हैं कि किस तरह फेडरल गवर्नमेंट इन सबको काउंटर करी है, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ ही क्लियर करती रहूंगी, हर चैलेंज के साथ बताती रहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या क्या स्टेप्स इनिशिएट कर रही है। अच्छा, तो सवाल ये है जी, कहीं ऐसा ना हो कि सी पैक आगे बढ़ता जाए और ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ता जाए। और डेफिनेटली जब ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जाएगा। ट्रेड डेफिसिट जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज होगा वो डिप्लीट होता चला जाएगा और फिर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस भी आ सकता है, ठीक है। और
अल्लाह ना करे हमें फिर से आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, ठीक है, सीपैक की वजह से अगर फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट होता जाएगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ जाएंगे, तो हमें वंस अगेन हमें आईएमएफ के दरवाजे पे नॉक करना पड़ेगा, ठीक है, और अल्लाह ना करे कि ये सिचुएशन दोबारा फिर से आए। अब यहाँ पे कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं कि हमने चाइना के साथ 2006 में एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट को FTA एग्रीमेंट कहते हैं, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन रेज क्यों हो रहे हैं, लोग ऐसी डिबेट क्यों कर रहे हैं कि भाई सीपैक की वजह से ये चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2006 में किया था एक ट्रेड एग्रीमेंट जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। मतलब हमने चाइना को ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर इंसेंटिव्स दिया हुआ है, ठीक है, चाइना ने हमें इतना इंसेंटिव नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट मौजूद है। यही वजह थी कि हमने चाइना के प्रोडक्ट्स पे मोर इंसेंटिव्स दिए, ठीक है, उन्होंने हमें कम इंसेंटिव्स दिए, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा था। इकोनॉमी भी मैंने आप लोगों को एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने ट्रेड डेफिसिट को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, सारी स्टैटिस्टिक्स सब कुछ मैंने उसमें ऐड कर दी थी, वहां से भी स्टैटिस्टिक्स उठा के आप इस टॉपिक में लिख सकते हो। तो पाकिस्तान ने चाइना को जो इतने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो इंडस्ट्री है वो क्या हो रही है, वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, और एक तरह आप लोग कह सकते हो कि खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो चाइना ने पाकिस्तान को जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो तकरीबन इतने दिए हुए हैं पाकिस्तान को इंसेंटिव्स, जो उसने एशियन कंट्रीज को दिए हुए हैं, ठीक है। आसियन कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है, वो कंट्रीज, ठीक है, जो कि आसियन ऑर्गेनाइजेशंस में सब आएंगी, ठीक है। लास्ट लेक्चर आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, ठीक है। तो मतलब देखो हम उनको ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं, बट चाइना हमें सिर्फ उतने इंसेंटिव दे रहे हैं जो उसने आसियन कंट्रीज को दिए हुए हैं। तो फिर तो डेफिनेटली कोई फायदा तो ना हुआ ना पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद हमें कम इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जब वो चाइना में जाएंगी तो आसियन कंट्रीज के साथ वो compete कर रही हैं अभी भी, और इस तरह पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो इंक्रीज कभी भी नहीं हो सकती। सो चाइना के साथ ये जो FTA, ये मतलब ये जो एग्रीमेंट था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये पाकिस्तान को बेसिकली नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है जी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे, स्टेट बैंक ने पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके एडवाइजर ने उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी विल निगोशिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, ठीक। इस पर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई और चाइना ने कहा कि हम सारी चीज़ें रीनेगोशिएट नहीं कर सकते आपके साथ, जो भी बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा, आप हमें इंसेंटिव्स देते रहिएगा, ठीक है, और हम भी डेफिनेटली इस बात पे गौर करेंगे कि हम आपको इंसेंटिव दें कि मतलब आप लोगों को ट्रेड डेफिसिट को फेस ना करना पड़े, ठीक है। और डेफिनेटली दोनों ने कोऑपरेट किया था, ठीक है, चाइना ने यहाँ पर कोऑपरेट किया था। और फिर क्या हुआ था, मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एडवाइजर थे उनको अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी हाईलाइटेड पोर्शन है, यहाँ पर 2019 में बेसिकली क्या हुआ था, चाइना with new phase 2 of free trade agreement in 2019 some of these deficiencies have been addressed। चाइना ने इस बात को काउंटर किया कि हाँ डेफिनेटली हम पाकिस्तान को कम इंसेंटिव दे रहे हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान जो उसको ट्रेड डेफिसिट को फेस करना पड़ रहा है, उनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या किया जी, एड्रेस किया, ठीक है। और leveraging the new free trade agreement will be helpful as China has extended duty free access to 313 new product categories from Pakistan इंक्लूडिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर एंड केमिकल एक्सेट्रा। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर चाइना ने क्या किया, किस तरह के इंसेंटिव दिए। उन्होंने 313 नई प्रोडक्ट्स जो कैटेगरीज थी उन पे क्या किया जी, कोई टैरिफ इम्पोज नहीं किया, फ्री एक्सेस कर दी, ठीक है, कोई ड्यूटी अप्लाई उस पर नहीं की। और ये जो 313
न्यू प्रोडक्ट्स है, ये कौन कौन से थे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें फर्नीचर था, इसमें केमिकल्स वगैरह सब थे। ठीक है। अच्छा, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने भी बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात की। ठीक है। और उन्होंने भी मतलब ये कहा कि इस तरह के जो इंसेंटिव हैं जो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा चाइना को दिए हुए हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो डेप्ट क्राइसिस या ट्रेड इम्बैलेंस और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो पाकिस्तान को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो हर चीज़ को रैशनल वे से हैंडल किया गया है। मैं आप लोगों को इसको बता दूं कि चैलेंज ये ज़रूर आया था सी पैक को। इसका आंसर जो ये है जी, गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो एडवाइजर्स उन्होंने फ़ौरन से स्टेटमेंट दी स्टेट बैंक में खड़े होकर, और फिर चाइना ने भी आगे से पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ठीक है। जैसे कि एक रैशनल वे में रिस्पांस करते हैं वैसे ही उन्होंने रिस्पांस किया और फ़ौरन से उन्होंने मतलब कि ड्यूटी रिमूव कर दी। ठीक है। और 313 प्रोडक्ट्स पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए पाकिस्तान को। तो कोऑपरेशन के साथ ये पूरा जो मसला था इसको सॉल्व किया गया। ठीक है। जिस तरह हम दो सिविलाइज्ड नेशन ट्रीट करते हैं वैसे ही किया। ठीक है। किसी किस्म की ट्रेड वॉर इनिशिएट नहीं हुई पाकिस्तान और चाइना में, कोई टैरिफ इम्पोज नहीं किया गया, बल्कि ड्यूटी फ्री इंसेंटिव भी दिए गए पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना ने इस बात को एक्सेप्ट किया और एक्नॉलेज किया। सो इस तरह तकरीबन $500 मिलियन का हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात लिंक्ड करते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर। ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था, होना तो ये चाहिए था कि कभी भी यूएस को टैरिफ इम्पोज नहीं करने चाहिए थे चाइना पे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, अगर ट्रेड डेफिसिट वो फेस कर रहे थे, तो उनको इसी तरह इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए था, चाइना को एक्नॉलेज करना चाहिए था। ठीक है। दोनों बैठ के बात कर लेते सिविलाइज्ड नेशन की तरह, बट उन्होंने एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो ये जो एक चैलेंज है इसका जो आंसर आप लोगों को मैंने दिया है कि किस तरह गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह बिहेव किया, किस तरह चाइना की गवर्नमेंट ने बिहेव किया। इज दिस क्लियर? ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसी इशू पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को रेड टेपिज्म और गवर्नेंस के बारे में बताऊंगी। देन कंट्रोवर्सीज क्या हो रही हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे, वो हम पढ़ेंगे। अब ट्रांसपेरेंसी इशू में जो भी मैं बोलूँगी, ठीक है, वो आप लोग लिखते जाना। ठीक है। वैसे नोट्स में भी सब कुछ लिखा होगा। ठीक है। बट फिर भी लिखते जाओ साथ साथ। ट्रांसपेरेंसी इशू को ख़त्म करना चाहिए पाकिस्तान में, और अगर डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज जनरेट होंगी। देखो, नवाज शरीफ के दौर में सी पैक स्टार्ट हुआ और उन्होंने भी सी पैक पे कितना पैसा लेगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी लेबर, कुछ भी नहीं बताया। लाइक इंफॉर्मेशन अनक्लियर रखी गई। अब ट्रांसपेरेंसी का इशू जो सा था वो क्रिएट किया गया। ऑपोजिशन क्वेश्चंस करते रहे, पब्लिक क्वेश्चन करती रही कि हमें बताएं तो सही भाई सी पैक में किस तरह क्या आपने प्लान किया। ठीक है। बट किसी किस्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इशू को ख़त्म करना चाहिए। अगर डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज जनरेट होंगी। ठीक है। और बहुत सी कंट्रोवर्सीज जनरेट हुई भी। ठीक है। लाइक अगर आप ईस्टर्न लूप में बहुत सी डेवलपमेंट कर रहे हैं और वेस्टर्न लूप में आप डिले कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सी कंट्रोवर्सीज इस बात पे जनरेट हुई कि ईस्टर्न लूप में आप इतनी डेवलपमेंट क्यों कर रहे हो और वेस्टर्न को क्यों इग्नोर कर रहे हो। ठीक है। लोगों ने, ओपोजिशन ने, सब ने इस तरह के क्वेश्चंस रेज किए। फिर कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सीज भी थी स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाइना की कंपनीज को अलाउ करोगे कि पाकिस्तान की कंपनीज को अलाउ नहीं करोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। ठीक है। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में ये भी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लेबर्स जो उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उनको वेजेस कम दिए जाएंगे। फिर ये भी कंट्रोवर्सी बनी कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना इंटरेस्ट जोन से, ठीक है, वो देखेंगे भी कि नहीं, मतलब क्या पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाए
जाएगा या फिर नहीं, ठीक है। और क्योंकि आपने जो गवर्नमेंट थी उस वक्त उसने टैरिफ को भी रेशनलाइज करना है। फिर ये भी सवाल उठाया गया कि कहीं चाइना की एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान की अपने फूड क्राइसिस तो नहीं आ जाएंगे। तो इतनी कंट्रोवर्सीज जनरेट हुई, बहुत सी कंट्रोवर्सीज जनरेट हुई, ठीक है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने उस वक्त ये क्वेश्चंस रेज किए। उन्होंने कहा कि हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा करना चाहिए कि आप हर चीज को पब्लिक करो ताकि पब्लिक को पता हो कि सी पैक में किसी किस्म की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी, सी पैक में किसी के राइट को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब पीएमएलएन की हुकूमत थी, ठीक है, तब पीटीआई ने बहुत से क्वेश्चन रेज किए थे, बहुत सी कंट्रोवर्सीज जनरेट की थी ओपोजिशन ने, ठीक है। फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई और उस वक्त स्टिल ट्रांसपेरेंसी का इशू मौजूद रहा, अभी भी मौजूद है, ठीक है। अभी भी लोग कहते हैं कि हमें आप लोग बताएं, पूरी डिटेल दें सी पैक की, और स्टिल आगे से जवाब मिलता है कि हम हर चीज पब्लिक नहीं कर सकते। तो जून 2020 ये पूरी डिटेल अब इस चीज के आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जून 2020 की एक रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, मतलब इस पूरे नोट्स में लिखा हुआ है, जब पार्लियामेंट में पाकिस्तान के फाइनेंस जो सेक्रेटरी थे, ठीक है, उन्होंने गवादर पोर्ट में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसकी डिटेल्स शेयर करने से मना कर दिया, ठीक है, पार्लियामेंट में बैठ के। और उन्होंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अगेन हर चीज कंट्रोवर्सीज क्लेम करती है मार्केट में। ये बात याद रखें कि हर चीज मार्केट में कंट्रोवर्सी जनरेट करती है। आपका पूरा जो सी पैक है वो डिले हो जाता है, पूरा सी पैक का प्रोजेक्ट डिले हो जाता है अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट होती रहती हैं तो पहले पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट का पूरा जो प्रोजेक्ट है, इस बात को जरा ध्यान से सुनना कि पहले पाकिस्तान ने क्या किया था कि ग्वादर पोर्ट का जो पूरा प्रोजेक्ट है सिंगापुर कंपनी को दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने उससे वापस लेके चाइनीज कंपनी को दे दिया। अब इस बात पे कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है कि क्यों दिया, सिंगापुर कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको जरूरत पड़ी कि आप चाइनीज कंपनी को दे दो, ठीक है। इसमें पाकिस्तान का ज्यादा फायदा था क्या, या फिर इसमें नुकसान हो रहा है? क्या सिंगापुर कंपनी के साथ पाकिस्तान को ज्यादा फायदा मिलना था या फिर चाइनीज के साथ ज्यादा फायदा मिलना था? तो ये सारी डिटेल्स अगर पब्लिक कर दी जाएंगी, ठीक है, तो आपका जो ओपोजिशन है, ठीक है, वो भी खामोश हो जाएंगे। ऐसे तो बड़े चांसेस निकलते कि सी पैक के प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन हो सकती है, और इस तरह डेफिनेटली बहुत ज्यादा मसले आएंगे। तो जो चीजें हाइड की जा रही हैं, जो हमारे बड़े, जो हमारे सियासतदान हैं, ठीक है, जो हमारे से चीजें छुपाते हैं, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर आप एक गवर्नमेंट चला रहे हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो आपके ओपोजिशन जो उनसे वो आपको सुकून का सांस नहीं लेने देंगे। वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि आप लोग तंग आ जाएंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा करप्शन यहाँ पर जनरेट हो सकती है। तो ऐसे बहुत से कंसर्न्स और बहुत से अफेयर्स उठेंगे। सो solve this transparency issue as soon as possible, ठीक है। अभी ये जो चैलेंज है सी पैक को, ठीक है, इस पे अभी काम नहीं किया जा रहा। अभी किसी किस्म की कोई खास रिपोर्ट नहीं पेश की जाए, ना ही नून लीग की हुकूमत ने पेश की, ना ही पीटीआई की गवर्नमेंट ने पेश की। तो ये जो चैलेंज है ट्रांसपेरेंसी इशू, ये स्टिल अभी तक मौजूद है, ठीक है। तो इसको सॉल्व अभी नहीं किया जा रहा। क्लियर है जी ये पॉइंट? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेड टेपिज्म की और गवर्नेंस की। ये अब मैं जो बोलूंगी आप लोगों ने लिखना है लाजमी, क्योंकि इसकी मैंने मजीद डिटेल नोट्स में नहीं दी हुई है। रेड टेपिज्म मैंने आप लोगों को एक टॉपिक में डिटेल से बताया था, रेड टेपिज्म क्या होता है। अच्छा, देखो, एक गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट करती है, दूसरी गवर्नमेंट आई, ये मैं इकट्ठा आप लोगों को समझा रही हूँ, रेड टेपिज्म और गवर्नेंस इशू, ठीक है। तो क्या होता है, फर्ज करो एक गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट मुल्क को चला रही है, 5 साल बाद टेन्योर खत्म हुआ, नई गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। पहली गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने आके अपने एग्रीमेंट्स बना दिए। मतलब वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में ये एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, वो बस ये देखते हैं कि हमारी इंटरेस्ट में कौन सा एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है और उसको ला कर रख देते हैं। इस चीज को रीनिगोशिएट करना चाहिए। फिर अगर कोई एग्रीमेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट जो उनसे होती है, ठीक है, वो भी इंटरवेन कर देती है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई पाकिस्तान की
जो अवाम है, ठीक है, उनके खिलाफ ये एग्रीमेंट हो रहा है और इन तमाम चीज़ों की वजह से सी पैक जो प्रोजेक्ट है वो डिले और पोस्टपोन होता जा रहा है। ये मैं इंटरनल चैलेंजेस बता रही हूँ आप लोगों को। क्या होता है, एक गवर्नमेंट आई, उसके अपने एग्रीमेंट्स बने रिलेटेड टू सी पैक, दूसरी आई, उसने अपने एग्रीमेंट्स बना दिए और पहले वाली गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स को एक साइडलाइन कर दिया। देन अगर फर्ज करो ये एग्रीमेंट बन गया है, ठीक है, उस पर कोई काम होने लगा है, सी पैक का प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड होने लगा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये एग्रीमेंट ठीक नहीं है, वो भाई बना बनाया पूरा काम कहती है नहीं इसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह तो कभी भी सी पैक का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। और रेड टेपिज्म बेसिकली क्या होता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फाइल साइन करवाने के लिए आपको आपके मुल्क में बहुत से स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आपको आप रिश्वत दोगे, आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म की वजह से भी पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है और जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो रियल ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। एक एग्जांपल है जी यहाँ पर बहावलपुर सोलर पावर, ठीक है, ये एक एग्रीमेंट हुआ था चाइना के साथ कि वो कि इसके थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट इसको रेक्टिफाई कर दिया। क्यों क्यों रेक्टिफाई किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया और कहा कि टैरिफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन टैरिफ को कम किया जाए। और इस पे पूरा एक केस चला था और उस केस की वजह से पूरा का पूरा जो फिर जो प्रोजेक्ट था वो डिले हो गया। ना सिर्फ प्रोजेक्ट पोस्टपोन हुआ बल्कि जो चाइनीज कंपनीज, ठीक है, जिनके साथ ये एग्रीमेंट किया गया था, उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए थे, ठीक है। और देखो जब एक एग्रीमेंट होता है ना, तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं एक एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में, ठीक है। और उसके बाद जब उसको प्रोसीड करने का टाइम आता है, ठीक है, तब ओपोजिशन या फिर तब सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करती हुई कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को इकोनॉमी वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे मुल्क में जो अशद ज़रूरत है वो किस चीज़ की है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, चार्टर ऑफ गवर्नेंस की ज़रूरत है। चार्टर ऑफ गवर्नेंस क्या होता है कि मतलब सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, वो साइन करें। अगर कोई एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो किसी भी एग्रीमेंट पे बैठ के पार्लियामेंट पे निगोशिएट करें, ठीक है, और उसके बाद साइन कर दें इस डॉक्यूमेंट्स को कि आगे जो भी हुकूमत आएगी, ठीक है, उसने इस एग्रीमेंट को लाजमी कंप्लीट करना है, क्योंकि 3 से 6 महीने फाइनलाइज होने में लगते हैं एक एग्रीमेंट। तो क्या होगा कि डेफिनेटली जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसको पता होगा कि भाई पहले उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, देन आगे कोई नया प्रोजेक्ट लेके आना है। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर जैसे कि ऑरेंज ट्रेन जो स्टार्ट की थी, ठीक है, पीएमएलएन ने, ठीक है, उस पर काम मजीद काम नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो क्रेडिट किसके पास जाएगा? पहली गवर्नमेंट के पास जाएगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, इसकी बहुत जरूरत है हमारे मुल्क को। लाइक टैक्स एंड जीडीपी रेशो को इंक्रीज करने के लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, उन सब की सजेशंस ली जाएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट किया जाए, ठीक है, सब पार्लियामेंट में बैठ के डिसाइड करें कि किस तरह एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए, किस तरह जो डेप्ट सर्विसिंग है, ठीक है, उस पर किस तरह एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए। सी पैक पर भी लाजमी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कंसेंसस सेम होना चाहिए। रिफॉर्म्स कैसे लेके आई जाए मुल्क में, ठीक है, इस चीज़ को भी कैप्चर करना चाहिए। सी पैक के प्रोजेक्ट पर भी कंसेंसस होना चाहिए। यही वजह है कि जब आप कोई भी एग्रीमेंट करें चाइना के साथ या फिर किसी और कंट्री के साथ, ठीक है, तो अपने मुल्क की करेंसी को आप लोग मद्देनजर रखें और पार्लियामेंट की जो कमेटी है, ठीक है, उसमें बैठ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को डिस्कस करें। जो भी प्रोजेक्ट फाइनलाइज होने जा रहा है, जो भी वो गवर्नमेंट है, वो जो भी एग्रीमेंट करने जा रही है चाइना के साथ किसी सी पैक पे, तो पार्लियामेंट कमेटी में बैठ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्कस करें, देन उसको पब्लिश करें, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि उस टाइम 40 मिनट्स बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो सेम लिंक से रीजॉइन आप लोगों ने करना है। तो उसी टाइम क्या होगा कि कंसेंसस क्रिएट हो जाएगा। अगर ओपोजिशन में कोई मसला होगा तो वो उसी टाइम बताएंगे कि भाई ये मसला आ रहा है इस प्रोजेक्ट में, इस पे आप लोग गौर करो, ठीक है। वो
मसला जो उनसा जो भी होगा, ठीक है, वो उस पर सजेशन देंगे, ठीक है, और जिसकी गवर्नमेंट होगी उनको ओपोजिशन की जो सजेशंस होगी उनको लाजमी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ये सोचकर कि इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। और अगर अगली गवर्नमेंट भी आती है तो सी पैक के प्रोजेक्ट को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि सी पैक के प्रोजेक्ट को कैरी ऑन ही रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था जी गवर्नेंस का इशू, ठीक है, और ये था आपकी रेटिपिज्म। रूल्स रेगुलेशन थोड़े से आप लोग को डिले कर दो, ठीक है, करप्शन एक साइड पे फेंक दो, ठीक है, तो डेफिनेटली सी पैक प्रोसीड हो जाएगा, सी पैक कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं है सी पैक को, इंटरनल बहुत से चैलेंजेस हैं, हमारी खुद की बहुत सी गलतियां। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं जी कंट्रोवर्सी ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये भी मैं देखती हूँ नोट्स में क्या मैंने ऐड किया है, नहीं, ये जो मैं बोलूँगी वो आप लोगों ने खुद से ये सारा लिखना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मैंने शायद एक्सपोर्ट, हाँ, मैंने एक्सपोर्ट का एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और उसके नोट्स मैंने आप लोग प्रोवाइड किए थे जो 1.5 पेज पे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, आप लोग वहाँ से ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कंट्रोवर्सीज। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स से रेलिवेंट क्या क्या कंट्रोवर्सी मैंने थोड़ा सा पहले भी आप लोगों को बता दी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सिर्फ चाइनीज कंपनीज को ही अलाउ करे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान कंपनीज को अलाउ ही ना किया जाए वहाँ पे, कि वहाँ पे पाकिस्तानी कंपनीज इस्टेब्लिश हों, प्रोडक्ट्स बनाएं अपनी, ठीक है। और इसके अलावा क्या वहाँ पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं होगी, और जो जो रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होंगे, ठीक है, और कहीं पॉवर्टी इंक्रीज तो नहीं हो जाएगी, और क्या एनवायरमेंटल लॉज वहाँ पर मद्देनजर रखे जाएंगे, और अगर रखे जाएंगे तो एनवायरमेंटल लॉज क्या क्या होंगे, और जिन प्रोविंसेस पर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट वो रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2012 एक एक्ट है, उसको पढ़ लें, ठीक है, तो आपको सारे आप लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक। ओपोजिशन ये सारी कंट्रोवर्सी जनरेट कर रही थी, ठीक है, पब्लिक जो पढ़ी लिखी ब्यूरोक्रेट्स थी वो, ठीक है, तो सब इस तरह के क्वेश्चंस रेज करते हैं, कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट ने जी आंसर दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2012 एक्ट है, आप वो पढ़ें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। उस एक्ट में वो गवर्नमेंट कह रही थी कि तमाम रूल्स क्लियर हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तमाम इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। फिर ये बात भी रेज हुई कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2012 का जो एक्ट है वो काफ़ी एम्बिगुअस है, ठीक है, उसमें बहुत से ऐसे रूल्स हैं कि उसमें इजीली चेंजिंग करके एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, करप्शन की जा सकती है। फिर गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ सोची कि किस तरह इसको आंसर करना है, किस तरह इसको एक्नॉलेज करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है उसको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह अपडेट करेंगे कि एक न्यू एक्ट बन के आपके सामने आ जाएगा, जिसमें क्लियरिटी होगी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको सब नजर आएगा कि कितने पैसे कहाँ लगेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे, वेजेस कितने दिए जाएंगे लेबर्स को, तो हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसमें सब लिखा होगा कि एनवायरमेंटल लॉज को कंसीडर किया जाएगा और लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। अब अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, अब देखते हैं कि इस एक्ट को अपग्रेड किया जाता है या नहीं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है? क्योंकि इसको पूरे पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, फिर एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तब आपका जो ये एक्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का तब जाके अपग्रेड होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आंसर्स देती गई हूँ कि गवर्नमेंट किस तरह से स्टेप्स ले रही है। मीटिंग में रिन्यू कर लेती हूँ, नहीं तो मीटिंग खत्म होने वाली है 40 मिनट्स बाद।
ओके। अब इंटरनल चैलेंजेस हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब सी पैक पे यूएस से क्या अपोजिशन है, अपोजिशन ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है, ये हम सब देखते हैं। ये भी जो जो बोलूँ प्लीज़ लिखते जाइएगा आप लोग साथ साथ। इंडिया, पहले इंडिया को देखते हैं जी। इंडिया कहता है कि सी पैक जो है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पास होता है, और ये जो आज़ाद कश्मीर है और ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इसको इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी कंसिडर किया जाता है। तो इंडिया कहता है कि यहाँ किस तरह आप कोई प्रोजेक्ट पास कर सकते हैं और इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हम नोट करें तो इंडिया का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये एक फेक आर्ग्यूमेंट है, वीक आर्ग्यूमेंट है। खुद इंडिया ने क्या किया, 370-35 के आर्टिकल को रिवोक किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, और कश्मीर को, पता नहीं इसरार क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, खुद इंडिया ने क्या किया जी, आर्टिकल 370-35A को रिवोक किया और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना दिया, ठीक है। और इसके बाद जो जो इंडिया है, ठीक है, उसको ऐसी कोई बात करनी बनती नहीं है। तो ये जो खुद इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, बस 2 मिनट वेट, अजान हो ले ज़रा। तो अगर इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स देखे जो वो कर रहा है, लाइक अगर उसका किशन गंगा प्रोजेक्ट देखा जाए, ठीक है, वो भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर ही मौजूद है। इस तरह बहुत से प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किए हुए हैं जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर इस्टेब्लिश है, ठीक है। सो ये इंडिया का बहुत ही एक वीक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, जिसको कंसीडर नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। अफगानिस्तान वॉर की बात करते हैं। अफगानिस्तान किस तरह सी पैक के लिए एक चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान उस वक़्त तक सी पैक से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकता। सी पैक की जो प्रोडक्टिविटी है कंप्लीट, ठीक है, उसमें उससे उस वक़्त तक फ़ायदा नहीं उठा सकता जब तक अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो बेहतर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का एक इमीडिएट नेबर है अफ़गानिस्तान। तो जब तक अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ठीक नहीं होगी तब तक सी पैक के रियल बेनिफिट्स को पाकिस्तान अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे अब ये मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, अब मैं आप लोगों को उसको बताती हूँ कि भाई ऐसा मैं क्यों स्टेटमेंट दे रही हूँ, ऐसा आर्ग्यूमेंट मैंने क्यों लिखा है। देखो, सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक है, ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान से गुजरना है, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना है और सी पैक में जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी एक्सपोर्ट या ट्रेड इनिशिएट करनी है, वो सब करना है, ठीक है। तो मतलब उनको किस के थ्रू आना है, अफगानिस्तान के रास्ते के थ्रू आना है। तो अगर हालात अफगानिस्तान के ऐसे ही ख़राब रहेंगे तो वो सी पैक को सही तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, पाकिस्तान में आने के लिए इनको कौन सा रूट चाहिए, अफगानिस्तान का रूट चाहिए। अफगानिस्तान में सोशल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसको भी काउंटर किया गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी और चाइना की गवर्नमेंट ने भी। उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तान, चाइना, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट किया गया, और एक एग्रीमेंट किया गया। ये कोऑर्डिनेटरल एक एग्रीमेंट हुआ कि अफगानिस्तान को बाईपास किया जाए। जैसे पहले चाइना में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आए, फिर पाकिस्तान में आए, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये था, बाईपास करने का मतलब ये होता है कि अगर अफगानिस्तान की सिचुएशन ठीक ना हो सके, इसका मतलब ये तो ना कि हम अपने सी पैक को इनिशिएट नहीं कर सकते, हम उसको पोस्टपोन कर देंगे। इसका एग्रीमेंट ये हुआ कि उन्होंने इसके ऑल्टरनेटिव एक हल ढूंढा। उन्होंने कहा कि हम वो रास्ता भी बता सकते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को जो पहले चाइना से होके फिर उसके बाद पाकिस्तान आके और सी पैक में अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सके। लेकिन यहाँ पर बेसिकली एक मसला ये आ रहा था कि इस एरिया की जो जियोग्राफी थी वो बहुत मुश्किल थी, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट्स ने इसका एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ लिया है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान जोन से है, ठीक है,
जब तक ठीक नहीं होगा तब तक थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी, बट फिर भी गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव जो रूट है उसको इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी का एक चैलेंजेस, सिक्योरिटी का जो चैलेंज है पाकिस्तान के सी पैक को बहुत बड़ा चैलेंज है। मेजर इम्पीडिमेंट ऑफ सी पैक, यूएस। अच्छा, सबर सबर, आगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मतलब रिलेट करके आगे यूएस के बता दूंगी वो किस तरह किस किस पे प्रेशर करेगा और किस किस तरह सी पैक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आगे डिस्कस करती हूँ एट द एंड ऑफ लेक्चर। सिक्योरिटी इशू को देख लेते हैं। मेजर इम्पीडिमेंट ऑफ सी पैक, कौन कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं। सबसे पहले एथनिक टेररिज्म में बीएलए एंड बीएलएफ, ठीक है। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये क्लेम भी किया है कि इन्होंने अटैक किया था चाइनीज एम्बेसी कराची में, ठीक है। अभी हम सारा आगे देखेंगे कि क्यों अटैक किया जाता है, इनका इनकी सोच क्या है। पहले हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से ग्रुप्स ऐसे पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो सी पैक को इंटरनली कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। सेकंड है जी इस्लामिक मिलिटेंसी, टीटीपी एंड आईएसआईएस, ठीक। जब हम स्टेट एक्टर्स जब पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो इस बात पर परेशान होना कि टीटीपी क्या, आईएसआईएस क्या, ठीक है, इंशाल्लाह वो हम सब देख लेंगे। देन नंबर थर्ड ईटीआईएम, ईस्टर्न तुर्किश इस्लामिक मिलिटेंसी, और इसके अलावा इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म, ये आप लोगों के नोट्स में सब लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना। इन सब से सी पैक को क्या है, खतरा है। आए दिन हम क्या देखते हैं कि चाइनीज पर अटैक होते रहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कराची में अटैक हुआ चाइनीज एम्बेसी पर, ठीक है, ग्वादर पोर्ट पर भी अटैक हुआ चाइनीज पर। ये सब कुछ आप लोगों के नोट्स में डिटेल और स्टेटिस्टिक्स के साथ लिखा हुआ है, और इसको आप लोग ने स्टेटिस्टिक्स, उनकी डेट, कब हुआ, वो सब उसके साथ ही इसको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है ये जो सिक्योरिटी है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। जब तक सिक्योरिटी ठीक नहीं हो सकती, आप लोग सोचो भी ना कि सी पैक का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो तकरीबन 30,000 चाइनीज़ ऐसे हैं जो कि चाइनीज़ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और इनको पाकिस्तान ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सा पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे कि आप लोगों के नोट्स में लिखा हुआ है। द मोस्ट विजिबल ऑफ दीज ग्रुप्स आर Baloch insurgent groups such as BLA and BLF and BRA that have been responsible for vast majority of attacks against Chinese interests in Pakistan, claiming that Chinese investment are resource extractive and detrimental to Baloch interest। मतलब जो बलोच इंसर्जेंट ग्रुप है ना, ये सबसे आगे है सी पैक की सिक्योरिटी के खतरे में। मतलब बहुत से खतरे ये पैदा कर रहा है सिक्योरिटी के इशू में। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये प्ले कर रहा है। कैसे, ये समझते हैं कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक्सट्रीमली वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भाई चाइनीज कभी भी यहाँ पर ना आए, ना ही वो मतलब यहाँ के रिसोर्स यूज करें, क्योंकि इस तरह हमारे जो रिसोर्स हैं वो डेट्रीमेंटल हो रहे हैं, ठीक है। तो 2017 में ना सिर्फ बलोच ग्रुप बल्कि 2017 में आईएसआईएस ने भी ये क्लेम किया था कि उन्होंने कोयटा से एक चाइनीज कपल क्या किया जी, किडनैप किया, ठीक है, उसके बाद उसको किल कर दिया, ठीक है। उनके भी इस तरह के पर्सपेक्टिव है कि भाई हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। फिर इस तरह के चैलेंजेस को टॉलरेट करने के लिए पाकिस्तान ने किस तरह से, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने किस तरह से एक्नॉलेज किया। Pakistan government had raised special security division comprising of 9,000 army and 6,000 paramilitary soldiers। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशल सेक्रेटरी डिवीजन बना दी 9,000 आर्मी की, ठीक है, और 6,000 पैरामिलिट्री ने सोल्जर्स बना दिए ताकि सी पैक को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बिसाइड this provincial security forces such as Punjab Special Protection Unit and 4,200 strong Khyber Pakhtunkhwa CPEC फोर्सेस भी इन्होंने इस्टेब्लिश की। मतलब देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा की 4,200
स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उन्होंने इस्टेब्लिश की, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन, एक स्पेशल पंजाब का प्रोटेक्शन यूनिट बना दिया, ठीक है, जो कि सी पैक को सिक्योर करे, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक बर्डन ये बढ़ रहा है कि इतनी फोर्स जो एलोकेट की गई है सी पैक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो मुफ्ती में तो नहीं आई है, उन पे पैसा भी तो लग रहा है। तो 2017-2018 में जो फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की, उसने सी पैक की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 1.2 बिलियन रुपीस एलोकेट किए। और आप लोगों को जो मैंने 18 अमेंडमेंट का अपना टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है आपकी, ठीक है, उनको मसला किस चीज़ का है? उनको मसला इस चीज़ की है कि पाकिस्तान के सेंटर के जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये भी आप लोग वहाँ पे कोट कर सकते हो कि सी पैक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या क्या कौन कौन सी फोर्सेस अरेंज की हैं और उन पे कितना पैसा लग रहा है। ये एक तरह से प्रेशर है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पर, ठीक। और फिर हम कहते हैं इतने टैक्स कलेक्ट होता है, इतने पैसे लगते हैं, हमें नहीं पता पैसा जाता कहाँ है। तो आप लोग सीसीएस के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए भाई जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो कहाँ कहाँ लग रहा होता है। ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं। ग्वादर पोर्ट को बहुत ही सीरियस किस्म का इशू है सिक्योरिटी का। जैसे कि नोट्स में लिखा हुआ है, ग्वादर पोर्ट situated just 120 kilometer from the Iranian border. The security and viability of port are likely to face serious repercussions in the event of another war in the Gulf. ग्वादर पोर्ट जो ईरान का बॉर्डर है, ठीक है, उससे सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है, ठीक। और whenever rising tension between US एंड ईरान, अब यहाँ पे मैं यूएस का जिक्र करूँगी, उससे पता चलेगा कि किस तरह से यूएस सी पैक को हिट कर रहा है। जब कभी यूएस और ईरान में टेंशन क्रिएट होती है, कोई क्लैश आता है, ठीक है, उससे सी पैक को बहुत बड़ा मसला होता है। ईरान भी क्या है जी, हमारा एक इमीडिएट नेबर है। अगर वहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो हिट होगी। इस तरह हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहाँ है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से। जी कौन सा ओशन भाई, ये भी बताओ, ठीक है। गुड अहमद। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अगर कोई क्लैश हो तो ईरान पर भी इम्पैक्ट आएगा और सी पैक भी हिट होगा। और मैंने आपको क्या बताया था, ग्वादर पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडियन ओशन के करीब करीब, ठीक। तो जिससे मैंने आप लोगों को सारा कल वाले लेक्चर में बताया था कि किस तरह जो चाइना का इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है। सिर्फ 2000 मील का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अपनी ट्रेड के लिए चाइना को। ऑलरेडी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है आप लोगों के सामने है, वो बहुत सेंसिटिव है। तो अगर क्लैश आता है यूएस ईरान में या इंडियन ओशन में कोई भी, तो उससे जो हमारा ख्वाब है सी पैक के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का, वो हमारा ख्वाब इफेक्ट होगा। जैसे कि यूएस की जो कासिम सुलेमानी की जो असैसिनेशन थी, ठीक है, उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए थे, सिचुएशन बहुत वर्स हो गई थी। और ये जो सिचुएशन है, ये इस टाइम जो सिचुएशन है, ठीक है, किसी भी टाइम यूएस और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हुए तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी वॉर की। अगर फिर नेक्स्ट टाइम मतलब कोई भी वॉर हुई यूएस या ईरान की, तो सी पैक की सिक्योरिटी का इशू तब भी आ सकता है। तो पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है, ठीक है। पाकिस्तान ने रिलेशनशिप फैसिलिटेट करने की कोशिश की है सऊदी अरेबिया, यूएस और ईरान की, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिक्योरिटी का इशू, ठीक है, इसमें आप लोग ने ये लिखते हैं, ठीक है। और मतलब यूएस में मैंने आप लोग बता दिए। इसके अलावा यूएस चाइना पे किस तरह अपना प्रेशर इम्पोज करता है वो मैं भी आप लोगों को आगे मजीद बढ़ा देती हूँ। तो साथ साथ किस तरह जो गवर्नमेंट थी उसने किस तरह इन सब चैलेंजेस को काउंटर किया, मैं आप लोगों को बताती रही हूँ। ट्रांसपेरेंसी का जो इशू है वो स्टिल अभी तक मौजूद है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2012 उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप लोगों के जवाब लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको अपग्रेड करने के बारे में भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये आंसर्स हैं उन सब कंट्रोवर्सीज के।
सिर्फ आप लोग ने एक एक लाइन ये नहीं लिखनी, बल्कि आप लोग ने इसको फुल एक्सप्लेन करना है। जो जो मैंने आप लोग बताया वो आप लोगों ने इसमें सब कुछ लिखना है। और हाँ, गवर्नेंस इशू का मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ गवर्नेंस साइन होना चाहिए। और गवर्नेंस जो इशू है वो तब तक मौजूद रहेगा जब तक आप अपनी सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट नहीं बनाते। ठीक है, सो सर्विस जो डिलीवरी है उसको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। और दिस इज़ ऑल अबाउट सी पैक। ठीक है, सी पैक पे इसका क्वेश्चन ये है कि भाई सी पैक क्या होता है, उसका मैप ड्रॉ करो। मैप इसमें लाजमी ड्रॉ करना है, मैप में आप लोगों से शेयर कर दूंगी इसका। मैप के बगैर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिखना। और ये कंप्लीट आप लोगों को एक सी पैक का मैंने बता दिया है। और सी पैक पर अगर कोई ऐसे आए और इस तरह से आप लोग चैलेंजेस को लेके चलो, ठीक है, उसके फिर आंसर्स दो, किस तरह फेडरल गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को एक्नॉलेज करिए। ठीक है, और 2018 में एक क्वेश्चन आया था सी पैक का, तो अगर इस तरह से करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हो। अब पूछो जी क्वेश्चन, जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे पूछ लो जल्दी से। जो भी आप लोग क्वेश्चन होंगे वो आप लोग मुझसे लेक्चर में पूछो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो मेरे दूसरे जो सेशन, एक दूसरा जो सेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें कुछ बच्चों ने बहुत मज़े के क्वेश्चन किए थे और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ वो क्वेश्चंस लाजमी शेयर करने चाहिए। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कोरोना वायरस का इम्पेक्ट क्या है सी पैक पे। ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों को जवाब दे दूँ, क्योंकि हो सकता है जो जो एग्जामिनर हो वो सी पैक के चैलेंजेस पूछे, ठीक है, और उसको कोरोना के साथ रिलेट कर दे, कोविड-19 के साथ। तो कोविड-19 से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर इम्पेक्ट आया, और ज़ाहिरी बात है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इम्पेक्ट आएगा तो सी पैक पे इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी से, अपने रेवेन्यू से पैसे कहाँ पे लगा रहा है, सी पैक की डेप्ट पे, ठीक, इसके अलावा सर्विसिंग पे, ठीक है, और इसके अलावा बहुत जगह पे सी पैक पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है अपने रेवेन्यू से। अब सी पैक से क्या हुआ है, हमारी सीधी सीधी इकोनॉमी हिट हुई है। लॉकडाउन की वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। तो सी पैक में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और सी पैक क्या होगा, डिले होगा। चाइना और यूएस के रिलेशंस जो ख़राब हो रहे हैं, कोविड-19 ने उसका जो रेट है, उस जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, उन रिलेशनशिप को मज़ीद इंटेंसिफाइड कर दिया। अब ये बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अहमद ने कहा था कि यूएस में क्या क्या लिख सकते हो। यूएस में आप लोग जो यूएस ओपोजिशन कर रही है सी पैक की, उसमें ये भी लिख सकते हो कोविड-19 जोन सा है उसकी वजह से सी पैक और चाइना, ठीक है, दोनों की रिलेशनशिप खराब हो गई। कोविड-19 ने इनकी रिलेशनशिप को मजीद क्या कर दिया, इंटेंसिफाइड कर दिया है। जितने यूएस और चाइना के रिलेशनशिप्स खराब होंगे उतना यूएस सी पैक के अगेंस्ट अपने स्टैंड्स को इंटेंसिफाइड करता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स अपार्ट फ्रॉम चाइना वो इतनी ही ज़्यादा मुश्किल से पाकिस्तान आएंगे और सी पैक पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो इंडिया है उसको भी यहाँ पे एक एनकरेजमेंट मिल जाएगी अगर ये सब होगा तो। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट ने सेशन में क्वेश्चन पूछा था कि जो यूएस के जो इलेक्शंस होते हैं क्या उसका कोई इम्पेक्ट पड़ता है सी पैक पे। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसका आंसर मैंने उन्हें ये दिया था कि अभी इस टाइम जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा था, मतलब अपनी सीट पे आने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं ट्रम्प से भी ज़्यादा हार्श पॉलिसीज़ अडोप्ट करूँगा चाइना पर। तो अगर वो अपनी हार्श पॉलिसीज़ चाइना पर इम्प्लाई करेंगे, अडोप्ट करेंगे, ठीक है, चाइना को हर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली क्या हर्ट होगा, आपका सी पैक प्रोजेक्ट हर्ट होगा। ठीक है, फिर जी अहमद ने क्वेश्चन पूछा कि हाँ, कि सी पैक प्रोजेक्ट चाइना की तरफ से क्यों रोका।